प्रिय छात्रों, जैसा कि अपन ने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था कृत्रिम कायिक जनन, और उस दिन मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कायिक जनन के महत्व के बारे में। अब बेटा, कायिक जनन एक प्रकार का क्या होता है, लैंगिक जनन ही होता है, अलैंगिक जनन ही होता है, सॉरी। तो उसमें क्या है कि जो महत्व अपन अलैंगिक जनन का बताएंगे वही महत्व किसका हो जाएगा, कायिक जनन का हो जाएगा। तो देखो, आज अपन पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं यहाँ से, कायिक जनन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें नंबर 1, वे पौधे जिनमें बीज व फलों का निर्माण नहीं होता उनमें कायिक जनन की एक मात्र विधि है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस देखें अपन, कायिक जनन के द्वारा अपन संकरित किस्म बना सकते हैं। जैसा मैंने आपको उस दिन उदाहरण बताया था कि जो गुलाब है उसकी एक शाखा में सफेद पुष्प आ रहे हैं, एक शाखा में गुलाबी पुष्प आ रहे हैं, तो अपन संकरित किस्म बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इससे पौधों की संकरित किस्म प्राप्त कर सकते हैं। इससे आगे अपन देखें, आपने पढ़ा कि कायिक जनन के अंतर्गत जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं वो जनक के क्या होते हैं, एक तरह के क्लोन होते हैं, यानी जनक के बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि किसी पौधे में अच्छे लक्षण पाए जाते हैं तो उन अच्छे लक्षणों को इस जनन के द्वारा अपन लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। यानी जनक के लक्षणों को संरक्षित किया जा सकता है। चौथी बात अपन देखें, कायिक जनन की तीव्र विधि है। कैसी विधि है? तीव्र विधि है, क्योंकि इसके द्वारा अपन जो पौधे होते हैं वो लैंगिक जनन की तुलना में तीव्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके कायिक जनन के महत्व हैं, और भी इसमें महत्व है, पर अपन इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद कायिक जनन का महत्व हो गया। अब अपन आज इससे अगला जस्ट टॉपिक लेंगे बेटा, दूसरे प्रकार का जनन जो मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था, वो है लैंगिक जनन। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह विधि जिसमें दोनों जनक भाग लें, दोनों जनक यानी नर व मादा, दोनों जनक भाग लें, युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन मीन्स निषेचन, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और बनने वाली संतति और
बनने वाली संतति जनक की क्लोन नहीं होती, क्लोन नहीं होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। फिर ध्यान से सुने, लैंगिक जनन जनन की वह विधि होती है जिसके अंतर्गत कितने जनक भाग लेते हैं? दोनों जनक। दोनों जनक का मतलब नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसके अंदर युग्मक निर्माण अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक संलयन अर्थात नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, दोनों संयोजित होते हैं, जिनके संयोजित होने से युग्मनज का निर्माण होता है और उस युग्मनज से संतति का निर्माण होता है। बनने वाली जो संतति होती है वो जनक की क्लोन नहीं होती है, क्योंकि उसके अंतर्गत नर और मादा दोनों के लक्षण आ जाते हैं, अर्थात सूक्ष्म भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण से वो जनक की क्लोन नहीं होती। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो कौन सा जनन कहलाएगा बेटाओ? लैंगिक जनन कहलाता है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर पौधों के अंतर्गत लैंगिक जनन की। तो मैं आपको बता दूं, पौधों के अंतर्गत जो लैंगिक जनन अंग होते हैं वो होते हैं पुष्प। क्या होता है? पुष्प, फ्लावर। फ्लावर होता है, अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि पुष्प एक रूपांतरित प्रेरोर है। पुष्प एक रूपांतरित प्रेरोर है। मीन्स ये है कि जैसे जब ये बीज है अंकुरित होता है तो अंकुरित होने पर नीचे की तरफ निकलता है मूलांकुर, मूलांकुर से बनती है मूल, और ऊपर की तरफ निकलता है प्रांकुर। ये प्रांकुर है, और ये जो प्रांकुर होता है वो आगे चलकर परिवर्तित होकर क्या बनाता है? प्रेरोर। और ये क्या बनाता है? मूल। अब ये कहता है कि यह प्रेरोर जब वृद्धि करता जाता है तो वृद्धि करने के बाद में इस प्रेरोर के ऊपर अंत में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? पुष्प का फॉर्मेशन हो जाता है। अर्थात जो प्रेरोर होता है वो किसमें रूपांतरित हो जाता है? पुष्प में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात बात ये आई कि जो पौधे होते हैं उन पौधों के अंतर्गत लैंगिक जनन अंग जो होता है वो कौन होता है? पुष्प होता है। तो इसको पढ़ने के लिए लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है पुष्प के द्वारा, पढ़ने के लिए अपन को क्या पढ़नी पड़ेगी? पुष्प की संरचना। तो बेटा अगर अपन पुष्प की संरचना की बात करें, किसकी बात करें? पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की अगर अपन बात करें तो पुष्प की संरचना इस प्रकार से होती है। डायग्राम के द्वारा देखें आप, देखिए यहाँ पर सबसे चौड़ा फैला हुआ भाग होता है नीचे की तरफ, ये चौड़ा फैला हुआ भाग होता है, और इस चौड़े फैले हुए भाग को अपन बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन से नीचे की तरफ एक तंतुरूपी संरचना निकली रहती है जिसको अपन बोलते हैं पुष्प वृंत। इस पुष्पासन के ऊपर पुष्प के जो अंग होते हैं वो पुष्प के अंग लगे रहते हैं। देखिए किस तरीके से पुष्पासन के ऊपर किस प्रकार से पुष्प के अंग लगे रहते हैं। इनमें सबसे पहले मैं बना रहा हूँ ये जायांग, क्या बना रहा हूँ? जायांग। जायांग के प्रत्येक सदस्य को अपन अंडप बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। ऊपर का चौड़ा फैला हुआ भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, लंबी नली होती है वर्तिका कहलाती है, नीचे का चौड़ा फैला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और इस अंडाशय के अंदर ये पाए जाते हैं बीजांड, और यहीं पर इसमें
सबसे बाह्य चक्र में ये लगे होते हैं बाह्य दल, और बाह्य दलों के ऊपर ये आकर्षक रंग की संरचनाएं लगी रहती हैं जिनको अपन बोलते हैं दल। क्या लगी रहती हैं? आकर्षक रंग की जो संरचनाएं होती हैं लगी रहती हैं। इन आकर्षक रंग की संरचनाओं को अपन क्या बोलते हैं? दल। और यहीं पर लगे रहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के भी बेटा 3 भाग होते हैं जिनके बारे में अपन अगले चैप्टर में बात करेंगे कौन कौन से भाग होते हैं। तो अगर अपन इस पुष्प की संरचना को यहाँ देखें तो ये होता है पुष्प वृंत। यहाँ पर ये चौड़ा फैला हुआ भाग ये कहलाता है बेटा पुष्पासन, थैलेमस बोलते हैं इसको। ये बाह्य दल, ये संरचनाएं आकर्षक रंग की होती हैं, आकर्षक रंग की जिनको बोलते हैं दल। इसमें ये होता है अंडाशय, चौड़ा फैला हुआ भाग, ओवरी। इसके अंदर पाए जाते हैं बीजांड, ओव्यूल। इसमें ऊपर का चौड़ा फैला हुआ भाग वर्तिकाग्र, ये संरचना होती है वर्तिका कहलाती है। इसी प्रकार ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है इसको अपन बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर का जो ऊपरी भाग होता है इसको अपन बोलते हैं परागकोश। ये भाग होता है इसको बोलते हैं पुतंतु, और ये जो भाग होता है ये वाला जिससे जुड़ा रहता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव यानी योजी। कुल मिलाकर यदि अपन पुष्प की संरचना देखें तो पुष्प की जो संरचना होती है उस पुष्प की संरचना में हमें 4 चक्र दिखाई देते हैं। कितने चक्र दिखाई देते हैं? 4 चक्र, जिनमें एक चक्र होता है वो कहलाता है बाह्य दलपुंज। क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। दूसरा जो चक्र होता है उसको अपन बोलते हैं दलपुंज। तीसरा जो चक्र होता है उसको अपन बोलते हैं पुमुंग। चौथा जो चक्र होता है उसको अपन बोलते हैं जाया। कितने चक्र होते हैं? कुल मिलाकर 4 चक्र होते हैं। इन 4 चक्रों में से ये 2 जो चक्र होते हैं इन दोनों चक्रों को अपन बोलते हैं सहायक चक्र। क्या बोलते हैं? सहायक चक्र। और ये दोनों जो चक्र होते हैं इन दोनों चक्रों को अपन बोलते हैं आवश्यक चक्र यानी कंपल्सरी वेरल। यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात यह है जो बाह्य दलपुंज होते हैं ये पुष्प के सबसे बाह्य चक्र का निर्माण करते हैं। ये वाला सबसे बाह्य चक्र का निर्माण करते हैं। ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं और इनका जो प्रत्येक सदस्य होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है। दूसरी बात करें दलपुंज की, पुष्प का दूसरा जो चक्र होता है उस दूसरे चक्र को अपन क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। दलपुंज का जो प्रत्येक सदस्य होता है वो दल कहलाता है। ये सामान्यतः आकर्षक चटकीले रंगों के होते हैं जिसके कारण जो कीट होते हैं पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं, जिसके कारण परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है। अगला चक्र पुमुंग, ये पुमुंग है। पुमुंग का जो प्रत्येक सदस्य होता है वो पुंकेसर कहलाता है। और पुंकेसर के मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे 3 भाग होते हैं। ऊपर का चौड़ा फैला हुआ भाग परागकोश, ये तंतु रूपी संरचना पुतंतु, और जिसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं उसको अपन बोलते हैं योजी। इसका अगला चक्र होता है वो जायांग होता है जिसको अपन मादा जनन अंग भी बोलते हैं, और पुंकेसर को अपन नर जनन अंग भी बोलते हैं, क्योंकि पुंकेसर के जो परागकोश होते हैं उन परागकोश के अंतर्गत नर युग्मक पुंमणु का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से जायांग के 3 भाग होते हैं। ऊपर का चौड़ा फैला हुआ भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। लंबी जो नली होती है वो वर्तिका कहलाती है। नीचे का चौड़ा फैला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। क्या होता है? बीजांड, ओव्यूल।
ये जो बीजांड होते हैं जिनके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो अंडाशय होता है वो आगे चलकर किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। तो इनको अपन आवश्यक चक्र क्यों कहते हैं? इनको आवश्यक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसके द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। देखिए बेटा, अपन 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने फलों के प्रकार। क्या पढ़े थे? फलों के प्रकार पढ़े थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो फल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक फल होते हैं वो कहलाते हैं सत्य फल, और एक प्रकार के जो फल होते हैं वो कहलाते हैं असत्य फल, ट्रू और फॉल्स फ्रूट्स। सत्य फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण केवल और केवल किससे होता है? अंडाशय से होता है। यानी सत्य फल वे होंगे जिनका निर्माण किससे होता है? केवल केवल अंडाशय से होता है। जबकि असत्य फल वे फल होते हैं जिनके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दल आदि भी भाग लें तो उन्हें अपन बोलते हैं बेटा असत्य फल। जैसे सेब है, आभासी फल का उदाहरण है। अनानास आपने देखा होगा, आभासी फल का उदाहरण है। बाकी आम है, अमरूद है, ये सारे के सारे कौन से फल होते हैं? सत्य फल होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि पुंमुंग और जायंग पुष्प के आवश्यक चक्र होते हैं। इनके द्वारा ही नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मकों में निषेचन की क्रिया होती है, युग्मक संलयन की क्रिया होती है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा आगे चलकर बीज व फल का निर्माण होता है। तो आपका जो पहला चैप्टर है बेटा, उस पहले चैप्टर के अंतर्गत अंत का जो टॉपिक है वो यही है, पुष्प की संरचना। परंतु पुष्प की संरचना के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक और पढ़ाऊँगा, और वो टॉपिक है बेटा लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, उसमें पूछा था, 1 नंबर में क्वेश्चन आया था कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर अपन एक साइड लिखें अलैंगिक जनन और एक साइड लिखें अपन लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब इनमें अपन डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस होता है, इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? ओनली 1। इसमें एक जनक भाग लेता है, और इसमें दोनों जनक मतलब नर व मादा दोनों जनक भाग लेते हैं। दूसरी बात, इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती। और इसमें अपन लिखेंगे युग्मक संलयन, युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन पाया जाता है। तीसरा अंतर अपन देखेंगे संतति जनक की क्लोन होती है। संतति जनक की क्लोन होती है, इसमें लिखेंगे संतति जनक की क्लोन
नहीं होती, नहीं होती। और एक अंतर और लिख सकते हैं अपन, यह जनन की तीव्र विधि है, विधि है। और इसमें लिखेंगे यह जनन की धीमी विधि है। यानी मेन ये 4 डिफरेंस हैं इसमें। इनमें से अधिकांशतः आपसे 2 डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो आप कोई से भी 2 डिफरेंस इसमें से लिख सकते हो। इस तरीके से ये आपका जो पहला टॉपिक है आवर्तबीजी पादपों में जनन आज कंप्लीट होता है। इसके बाद में किताब के पीछे चैप्टर के अंत में क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी हैं। आप सभी उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। उनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई से भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे से शेयर करें, अपनी समस्याओं को मेरे को बताएं, जिससे कि उनको सॉल्व किया जा सके। मेरे चैनल पर आप बता सकते हैं, जिससे कि उनका समाधान किया जा सके। आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे, बाकी अगले दिन बात करेंगे। थैंक यू।